नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 4 मार्च 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। आज की वीडियो की शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे, तो कल बिहार का बजट पारित किया गया है। कल बिहार बजट आया है तो उसको थोड़ा सा देखेंगे, उसके की पॉइंट्स को ज़रा देख लेंगे, कुछ आंकड़ों को देख लेंगे। उसके पश्चात इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ पर हम लोग चलेंगे। तो फिलहाल दैनिक जागरण जो पटना एडिशन आता है, दैनिक जागरण का पटना एडिशन जो है उसको हम लोग देखते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको बस पढ़ लेंगे एक बार, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। बजट पर सेपरेट वीडियो आपको मेन से पहले मैं काफ़ी डिटेल में बता दूंगा। योजनाएं जितनी भी आई हैं सब मैं पढ़ा दूंगा, ताकि आपका मेंस एग्जामिनेशन में इस बार जिनका भी मेंस है, इस बार मेंस के इस बार टाइमिंग बड़ा ही गजब है। अप्रैल महीने में मेंस हो रहा है, फरवरी में बजट आया है। तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट से आप उम्मीद कर सकते हैं कि भर के सवाल आएगा। पिछली बार जब मेंस दिसंबर में हुआ था तो कम क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन इस बार आपके मेंस में बहुत अच्छे खासी संख्या में सवाल रहेंगे बजट और इकोनॉमिक सर्वे से। इकोनॉमिक्स के जितने भी सवाल होंगे मैक्सिमम सवाल आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे से मिलेगा, और वहीं से आपका आंकड़ों का उपयोग भी करना है। तो देखिए ज़रा बजट और इकोनॉमिक सर्वे अभी क्या है। थोड़ा सा मैं आपको बजट के बारे में बताऊंगा, बाकी डिटेल वीडियो इसका अलग से मैं आपको दूंगा। ओके, एक चीज़ और है आज हाईलाइट, आज पटना हाई कोर्ट का फैसला है। पटना हाई कोर्ट का फैसला है 70 बीपीएससी री एग्जामिनेशन को लेकर। मुझे लग रहा है कि आज फैसला हो ही जाएगा कि आगे क्या होगा या नहीं होगा। मुझे नहीं लग रहा कि अब अगला डेट मिलेगा, आज फैसला हो जाना चाहिए। तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। हम तो अच्छे की ही उम्मीद कर सकते हैं, और क्या ही इस पर बोलना। बाकी फैसले के बाद देखेंगे क्या होता है। देखिए पहले बिहार का बजट क्या है। सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है प्रीलिम एग्जाम में, पीटी एग्जाम में, कि बजट का आकार कितना बड़ा था। बजट का आकार कितना बड़ा था, तो 3,16,895.02 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। कितना है, 3,16,895.02 करोड़ रुपए का बजट है। इतना लाख करोड़ का, 3 लाख करोड़ का, 3.25 लाख लगभग में है, उतना लाख करोड़ का बजट है। अब जरा देखिए इसमें से सबसे ज़्यादा एलोकेशन किस विभाग को किया गया है, तो 60,000 करोड़ जो है शिक्षा विभाग को दिया गया है। 60,000 करोड़ किस विभाग को दिया गया है, शिक्षा विभाग को दिया गया है। 60.96 है, 96 नहीं पढ़ते हैं कभी भी। दशमलव की इस साइड के जो अंक होते हैं ये पूर्णांक नहीं होते हैं, ये दशमलव के बाद केवल एक इंडिपेंडेंट डिजिट होते हैं। तो 60.96 हजार करोड़ जो है ये किसके लिए दिया गया है, शिक्षा के लिए दिया गया है। 20,000 करोड़ स्वास्थ्य विभाग के लिए दिया गया है। 17,000 करोड़ गृह मंत्रालय के लिए दिया गया है, और 13,000 करोड़ ऊर्जा विभाग के लिए दिया गया है। ये क्या है, तो आपको मैंने दिखाया है कि मैक्सिमम बजट जो है कहाँ पर एलोकेट किया गया है, किस विभाग को दिया गया है। 11.98 शहरी विकास केंद्र के लिए दिया गया है। पंचायती राज के लिए 11.30 हजार करोड़ दिया गया है। मैंने 2 दिन पहले ही आपको पंचायती राज से जुड़ा हुआ सवाल दिया था। अगला है ग्रामीण कार्यों के लिए 11.10 हजार करोड़ करीब में आवंटित किया गया है। सम्राट चौधरी जो हैं वो अभी वित्त मंत्रालय है उनके पास, उन्होंने ही बजट पेश किया है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। देखिए क्या है, यहाँ एक ट्रेंड एनालिसिस में आपको दिखाता हूँ। बड़ा ही सुंदर दिया है दैनिक जागरण ने। ये पेपर तो बड़ा ही घटिया है, सरकार की तारीफ हमेशा करता रहता है, लेकिन बजट के बारे में इन्होंने अच्छा किया है। हिंदी न्यूज़पेपर सारे कचरे ही होते हैं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। चलिए यहाँ पर आते हैं, फोकस करते हैं। देखिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या क्या खास है। सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप का निर्माण, ये क्या है, पंचायतों में इसलिए किया जा रहा है, ग्रामीण स्तर पर एक सामुदायिक केंद्र जैसा होगा जहाँ पर विवाह हो सकेगा बच्चियों का, लड़कियों का। गरीब लोग जो हर चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए है। अच्छा योजना है। अब अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो तब तो स्वर्ग हो जाता एक बार में बिहार। जितनी इस साल योजनाएं हैं, अगर उसी को सही से इम्प्लीमेंट कर दें तो आपको बिहार स्वर्ग लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये कन्या मंडप वगैरह तो किसी के जेब में ही चला जाएगा। पटना महिला हाट की स्थापना, अन्य शहरों के वेडिंग जोन में महिलाओं के लिए जगह होगा। प्रायोगिक तौर पर पटना में चलंत व्यायामशाला बनाया जाएगा। सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण होगा। ये पिंक टॉयलेट क्या होता है, महिलाओं के लिए स्पेशल टॉयलेट होते हैं जहाँ पर महिलाओं के लिए खास इंतजाम होता है। हालांकि इसमें नाक भी नहीं आप रख सकते हैं, पैर भी रखेंगे तो आपको होगा कि बीमार ही हो जाएंगे। प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, वुमेन हॉस्टल, ये बहुत ज़रूरी होता है। कामकाजी महिलाओं के लिए क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए आप दरभंगा से बिलोंग करते हैं और आप पटना में रहकर काम करना चाहते हैं। कई सारे महिलाएं होती हैं, ख़ासतौर से बिहार पुलिस में कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग शहरों के हैं, कहीं और रहते हैं, तो उनको वहाँ पर रहने में बड़ी दिक्कत आती है।
तो वुमेन हॉस्टल का निर्माण के लिए उन्होंने बात की है। सभी शहरों में पिंक बसों का संचालन, महिलाओं के लिए पिंक बसों का संचालन होगा। चालक और कंडक्टर के ऊपर महिलाओं का ही प्रशिक्षण किया जाएगा। महिलाएं ही चालक भी होंगी और महिलाएं ही कंडक्टर भी होंगी पिंक बसों की। ये क्या है, तो स्पेशली फॉर वुमेन, है ना। महिलाएं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के ई रिक्शा की खरीद पर अनुदान दिया जाएगा। महिलाएं अगर स्वरोजगार के लिए, अपने रोजगार के लिए ई रिक्शा चलाना चाहती हैं तो उनके लिए उनको क्या मिलेगा, तो अनुदान मिलेगा, उसमें उनको मदद किया जाएगा। प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण बनाया जाएगा। कई सारे आपने देखा होगा मीम बनाते हैं लोग कि महिलाएं खराब गाड़ी चालक होती हैं। चलाने दोगे तब तो अच्छी चालक बनेंगी ना, केवल मीम बनाने से थोड़ी ना होगा। मीम बनते ही हैं सबसे ज़्यादा महिलाओं पर, आपने देखा होगा, टारगेट किया जाता है। आप भी भेजते होंगे वुमेन वाले मीम इधर उधर। क्या है इसका मतलब, सरकार ये चाह रही है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, जिसमें अगर उनको रोज़गार मिलना है, किसके द्वारा, ड्राइविंग वगैरह स्किल डेवलप हो, जिससे वो अपने घर का भी काम कर सकें और रोज़गार भी उनको मिल सके। महिलाओं को पर्यटन गाइड के रूप में प्रशिक्षण। पर्यटन गाइड यानी कि अगर आप गए होंगे किसी अच्छी जगह घूमने के लिए, वहाँ पर गाइड होते हैं, रजिस्टर्ड गाइड होते हैं, तो उनको आप हायर करोगे तो कुछ कॉस्ट देना पड़ता है आपको, तो उनके रूप में महिलाओं का ट्रेनिंग किया जाएगा। महिला सिपाहियों के लिए आवासन की सुविधा के लिए किराए पर मकान, यही चीज़ मैंने आपको बोला। दरअसल में हुआ क्या है, बिहार पुलिस की अगर आप बात करेंगे तो सबसे बेहतरीन सेक्स रेशियो मेंटेन किया है बिहार सरकार ने पुलिस में। देश में सबसे ज़्यादा महिला पुलिसों की संख्या कहाँ पर है, तो बिहार पुलिस में ही है। तब इनके लिए आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने का भी सरकार सोच रही है। बजट की और मुख्य घोषणाएं क्या हैं, 21 कृषि उत्पादन प्रांगण के लिए 1289 करोड़ योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है। नाफेड के सहयोग से अरहर, मूंग, उड़द आदि दलहन का एमएसपी पर खरीद किया जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किया जाएगा। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल की स्थापना किया जाएगा। एक चीज़ और है, कल मैंने पीएलआई का शायद गलत फुल फॉर्म रिपीट कर दिया था बार बार, तो उसमें इनिशिएटिव मैंने बोल रहा था, इंसेंटिव है शायद, तो देख लीजिए, एक बच्चे ने कमेंट किया था तो उसी के कारण मैंने बोल दिया है। पूर्णिया हवाई अड्डे पर जल्द परिचालन शुरू किया जाएगा। अभी वर्तमान कहाँ कहाँ पर है, तो एक पटना है, एक दरभंगा हवाई अड्डा है, और एक कहाँ पर है, तो एक गया में भी है, और एक कहाँ पर हो जाएगा, तो एक आपका पूर्णिया में हो जाएगा। उत्तरी बिहार में फिर 2 हो जाएंगे, एक पूर्णिया में हो जाएगा, एक दरभंगा में हो जाएगा। पूर्णिया दरभंगा ही सही रहेगा। कई सारे लोग मुजफ्फरपुर के लिए बोल रहे थे, मुजफ्फरपुर दरभंगा की दूरी बहुत कम है, तो वो अच्छा होगा कि पूर्णिया में हो, ताकि उत्तर बिहार लगभग में सभी जगह कैप्चर हो जाए। नीचे दक्षिण बिहार पटना में है, एक और उनको करना चाहिए दक्षिण बिहार में कहीं और। राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया, यानी कि नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। सुल्तानगंज कहाँ पर हो गया, तो भागलपुर के पास में हो गया, भागलपुर गंगा जी के तट के समीप हो गया। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है नए हवाई अड्डा। देखिए दरभंगा में जो हवाई अड्डा है वो नया हवाई अड्डा नहीं है, वो बहुत पहले चाइना वॉर के पश्चात डिफेंस हवाई अड्डा है, वो एयरफोर्स स्टेशन था, जिसको अब कमर्शियल प्लेन के लिए अनुमति दे दी गई है। पूर्णिया में भी बना हुआ था, लेकिन अब नए हवाई अड्डा कहाँ कहाँ पर, राजगीर, सुल्तानगंज, रक्सौल बनाया जाएगा। भागलपुर, वाल्मीकि नगर, बीरपुर, मधुबनी, मुंगेर और सहरसा में छोटी विमान की सेवाएं शुरू की जाएंगी। जो छोटी विमान होती उनके लिए किसी भी हिस्से से 4 घंटा में पटना पहुंचने की व्यवस्था बनाई जाएगी। किसके थ्रू, तो एक्सप्रेसवे के थ्रू और अच्छे एनएच के थ्रू में, हाईवेज के थ्रू में किया जाएगा। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 बनाया जाएगा, ताकि बिहार में इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दिया जा सके। सभी बड़े अनुमंडल में अतिरिक्त रेफरल के अस्पतालों की स्थापना भी किया जाएगा। जो बड़े अस्पताल होते हैं उनको और भी ज़्यादा फैलाया जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, आपसे एक सेपरेट सवाल मैं पूछूं कि बजट 2025-26 के बारे में आप सवाल नोट डाउन कर सकते हैं। बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए कौन से खास इंतजाम किए रहे हैं, इसके बारे में लिखिए। आपसे पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर आप इन सभी को लिखेंगे। ये तो बहुत छोटा सा हो गया। जब डिटेल पढ़ेंगे तो इनके साथ आंकड़ा भी आप क्या कर दीजिए, तो अटैच कर दीजिए, तो आपका कंप्लीट आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस खुद से फ्रेम करने की कोशिश कीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छा सहूलियत मिलेगा लिखने में। और भी है बजट के बारे में थोड़ा सा और भी बता देता हूं मैं। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो होता है, एक तो ये ट्रेंड है कि आपको दिखेगा कि बजट का आकार किस प्रकार से बढ़ रहा है। अभी वर्तमान में 3,16,000 रुपये पहुँच गया है, करोड़ का बजट हो गया है। जब नीतीश कुमार जी 2005 में आए थे तो लगभग में 23,000 करोड़ का बजट था, 23,800 करोड़ का बजट था। वर्तमान में 3 लाख करोड़ तक का बजट गया है। रुपया कहाँ से आता है, अगर 100 रुपया बिहार सरकार के पास में आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है, ज़रा उसको ट्रेंड हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। देखिए 43.68 रुपया जो है केंद्रीय करों में राज्यों का अंश के रूप में बिहार सरकार को मिलता है।
राज्य सरकार का कर राजस्व बहुत ही कम है, ये बहुत ही कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही कम है, मात्र 18.77 रुपया राज्य सरकार का कर राजस्व है। ये इतना कम क्यों है? ये कम क्यों है? अगर आपसे कोई कारण पूछे तो क्या बोलोगे आप? कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है बिहार में, बिहार में उद्योग धंधे कम हैं, इसलिए कर राजस्व जो है राज्य सरकार का वो बहुत ही कम दिखता है। राज्य का कर विभिन्न राजस्व 2.59 रुपया यहाँ से आता है। केंद्र सरकार के साथ सहायता अनुदान कितना आ गया? 17.21। तो 43 में अगर आप 17 जोड़ देंगे तो लगभग में 60 यहाँ से हो गया। लोक ऋण से 17 रुपया आता है, 18 रुपया कह सकते हैं। ऋणों की वसूली से 0.17 रुपया आता है बिहार सरकार के पास में। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो अधिकांश पैसा जो है बिहार सरकार को केंद्र सरकार से प्राप्त होता है। बिहार की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उसके पास में अपनी आमदनी का क्या है तो अभी भी तक चारा नहीं हो पाया है। रुपया कहाँ जाता है, सबसे ज़्यादा खर्च की जाती है कहाँ पर? तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, सामाजिक सेवाएं, ये जो एजुकेशन और हेल्थ और ये सब चीज़ें जो आप देखते हैं, इस पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। लगभग में 40 रुपया है, 100 में से 40 रुपया, 39.80 रुपया जो है ये खर्च किया जाता है किस पर? तो सामाजिक सेवाओं पर। दूसरा स्थान पर है सामान्य सेवाएं, जो डे बाय डे की सेवाएं होती उन पर खर्च होता है 28 रुपया, 29 रुपया है लगभग में। आर्थिक सेवाओं पर 24 रुपये, 23.5 रुपये के करीब में खर्च किया जाता है। और ऋणों और पेशगियों पर 0.49, लोक ऋणों की वापसी पर 7.20 और सहायता अनुदान पर 0.01 रुपया का खर्च किया जाता है। राजस्व प्राप्ति अगर आप देखेंगे तो ध्यान से यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, गैर कर राजस्व से 8,221 रुपया, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा से 1,38,516 रुपया प्राप्त होता है। केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से 54,000 करोड़ रुपया प्राप्त होता है। राज्य का अपना कर राजस्व से 59,520 करोड़ रुपए का प्राप्ति होता। तो सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ पर भी वही है। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा से 1,38,000 करोड़ मिलता है बिहार सरकार को, और केंद्र सरकार से अनुदान कितना मिलता है? 54,000 करोड़ रुपए के करीब में अनुदान मिलता है। और इन्हीं दोनों से आपको दिखेगा बिहार सरकार की मैक्सिमम आय आ रही है। क्षेत्रवार व्यय अगर देखेंगे तो आर्थिक सेवाओं पर 74,000 करोड़ रुपए का व्यय होता है। उसके हिसाब से यहाँ पर ये परसेंटेज लिखा हुआ है और यहाँ पर ये अंक लिखा हुआ है। सामाजिक सेवाओं पर 1,26,000 करोड़ रुपये बिहार सरकार व्यय करती है। सामान्य सेवाओं पर 91,698 रुपये का व्यय करती है और सहायता अनुदान पर 7 करोड़ रुपये का व्यय किया जाता है। अब एक चीज़ और है बजट में पढ़ने लायक। क्या है वो बजट में पढ़ने लायक? कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। प्राथमिकता मतलब प्रायोरिटीज़ क्या हैं। आपके जीवन की भी प्रायोरिटीज़ होंगी अभी कि भाई सबसे पहले पढ़ाई करनी है, उसके बाद कोई और चीज़ है, कोई और चीज़ है, ये होता है प्रायोरिटीज़। तैयारी के दौरान सबसे पहला पढ़ाई का ही प्रायोरिटी होता है, हेल्थ फिर बाद में आता है, ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। देखिए यहाँ पर सरकार की 8 प्रायोरिटीज़ हैं, ज़रा इनको ध्यान में रखिएगा और जिनका मेंस है उनको रटा हुआ होना चाहिए गुरु। नियुक्ति और रोजगार सरकार की पहली प्राथमिकता है। महिला सशक्तिकरण दूसरी प्राथमिकता है, ये आपको नोट डाउन करना चाहिए। महिलाओं से जुड़े हुए जहां भी सवाल पूछे जाएं तो आपको बताना चाहिए कि बिहार सरकार के 8 प्रमुख प्राथमिकताओं में महिला सशक्तिकरण भी प्रमुख प्राथमिकता अभी शामिल है। विभिन्न वर्गों का कल्याण है, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र है, शिक्षा प्रक्षेत्र है, कृषि और ग्रामीण विकास है, उद्योग और उद्यमी विकास, पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास जो है इसको अंतिम प्रायोरिटी दिया गया और दिया भी जाना चाहिए। आप सोचेंगे क्यों भाई पर्यावरण क्यों? क्योंकि जब विकासशील कोई देश होता है या गरीब कोई जगह होता है या गरीब कोई राज्य होता है तो वो पहले पेट भरने की सोचेगा, फिर पेड़ लगाने की सोचेगा। यही प्राथमिकताएं होती हैं। भारत देश भी जो है वो भी इकोनॉमी के ऊपर में इकोनॉमी को भी ज़्यादा प्रायोरिटी देता है पर्यावरण की तुलना में। जब हमारा इकोनॉमी सही हो जाएगा, जब हम अपना घर वगैरह बना लेंगे, तब आस पड़ोस से पेड़ पौधा लगा देंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं अपने आस पड़ोस से जोड़कर तो ऐसे ही समझिएगा। तो यही बिहार सरकार भी कर रही, जो कि सही भी है। आप क्रिटिसिज्म इसको लेकर तो नहीं करना चाहिए। देखिए ये मैंने आपको बजट के कुछ मुख्य हाइलाइट्स बताएं, उसके अलावा भी कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको आप देख लीजिए। नारी सशक्तिकरण की हम लोग बात करें तो पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया समेत 4 राज्य के प्रमुख शहरों में पिंक बसें चलाई जाएंगी। सबसे खास बात यह है कि इन बसों में सवारी, ड्राइवर, महिलाएं सब के सब क्या होंगी? तो महिलाएं ही होंगी। सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा। सभी प्रमुख चौक चौराहे जो होंगे वहाँ पर पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा। एक और यहाँ पर हाइलाइट्स हैं कि 358 प्रखंडों में अंगीभूत
राजकीय डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। निजी क्षेत्र के सहयोग से नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। निजी क्षेत्र का सहयोग इसमें शामिल है गुरु, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शामिल है इसमें। निजी जन भागीदारी के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना। लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का भी गठन किया जाएगा। स्लम क्षेत्रों में चिकित्सा केंद्रों की स्थापना। स्लम का मतलब झुग्गी झोपड़ी वाले जो एरिया होते हैं, जो कम डेवलप एरिया होते हैं, वहाँ की बात हो रही है। बिहार कैंसर सोसाइटी की स्थापना किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि बिहार में कैंसर के मरीज काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों की राशि को, छात्रवृत्ति की राशि को दोगुना कर दिया गया है। यानी कि ओबीसी और जो ईबीसी है, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जो हैं, इनको जो छात्रवृत्ति मिलता था उसकी राशि को दोगुना कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के जो छात्रावास अनुदान योजना है उसको भी 1000 की जगह पर 2000 कर दिया गया है। और अगला है कि सभी प्रखंडों में राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। नेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सभी जो बड़े प्रखंड हैं उन सभी जगहों पर क्या किया जाएगा? तो स्पोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। हर एक प्रखंड में, प्रखंड लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं, प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम हम बनाएंगे। स्टेट डेटा सेंटर की क्षमता बढ़ाई जाएगी। राज्य पथ परिवहन निगम के मेंटेनेंस विभाग में महिलाओं को 33% का क्या दिया जाएगा? तो आरक्षण दिया जाएगा। पथ परिवहन विभाग जो होता है उसका मेंटेनेंस विभाग होता है, पथ परिवहन को मेंटेन करने का विभाग होता है, वहाँ पर 33% वुमेन रिजर्वेशन सिक्योर किया गया है। ये भी ध्यान में रखिएगा। कुछ मैंने आपको हाईलाइट्स बता दिए हैं बजट का, बाकी बजट को डिटेल में भी हम लोग अलग वीडियो में भी पढ़ेंगे। अब चलते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं और उसको फिर पढ़ते हैं हम लोगों के। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है? इंडिया लॉन्चेज मल्टीनेशनल अलायंस फॉर कोलैबोरेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कल प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि भारत सरकार बाकी दुनिया के देशों के साथ मिलकर एक अलायंस डेवलप करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, जिसका नाम होगा C3, सिटीज़ कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी। C3 उसका नाम होगा। मल्टीनेशनल यानी कि एक से अधिक देश इसमें शामिल होंगे। और ये अलायंस क्या करेगा? नॉलेज कोलैबोरेशन शेयरिंग करेगा। किस चीज़ को लेकर? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर। ज़रा इसको हम लोग देखते हैं, फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे। देखिए क्या है ये न्यूज़, की पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिएगा। C3 गठबंधन का शुभारंभ किया गया है। 3 मार्च 2025 को भारत ने C3 सिटी सर्कुलरिटी गठबंधन की शुरुआत की है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में टिकाऊ शहरी विकास पर केंद्रित एक बहुराष्ट्रीय सहयोग, ज्ञान साझाकरण और निजी क्षेत्र के भागीदार के लिए इसको बनाया गया है। इसमें प्राइवेट पार्टनर्स भी होंगे, अलग अलग देश भी शामिल होंगे और सरकारें भी शामिल होंगी, और शहरी विकास और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एंगल से डेवलप किया जाएगा इस अलायंस को। C3 का उद्देश्य इस गठबंधन का लक्ष्य नीति निर्माता जो पॉलिसी मेकर होते हैं, उद्योग के लीडर्स जो होते हैं, शोधकर्ता और विकास भागीदारों के लिए कचरा प्रबंधन, संसाधन दक्षता के लिए टिकाऊ समाधानों पर चर्चा करने और लागू करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करना। कि जो नीति निर्माता होते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं और शोधकर्ता होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, डेवलपमेंट के जो पार्टनर्स होते हैं, उन सभी को इकट्ठा करके सस्टेनेबल तरीके से हमें किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए उसी को लेकर पॉलिसी बनानी है, बातचीत करनी है, शेयर करना है आपस में एक्सपीरियंस को। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर इसको गठित किया गया है। प्रधानमंत्री का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष लिखित संदेश में भारत की P3 प्रो प्लैनेट पीपल, P3 पर प्रधानमंत्री जी ने बोला है। इसमें P में पहला क्या है? प्रो है, दूसरा है प्लैनेट यानी कि पृथ्वी की बात कर रहे, तीसरा है पीपल यानी कि लोगों की बात कर रहे हैं। दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया और 3R काम करें, पुनः उपयोग करें और रिसाइकल करें, रीयूज, और इसी को R3 नाम दे दिया गया है कि काम करें, पुनः उपयोग करें और रिसाइकल करें। इसी को 3R का नाम दिया गया है। और परिपत्र अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों की मजबूत वकालत के लिए, ताकि टिकाऊ शहरी विकास सुनिश्चित हो सके। टिकाऊ जहाँ पर भी आए वहाँ पर क्या कहा जाता है? सस्टेनेबल सिटीज़ का डेवलपमेंट हो सके आसानी से। इसको लेकर हमें रिसाइकल वाली अर्थव्यवस्था को डेवलप करना पड़ेगा। अब आप ये समझेंगे कि रिसाइकल वाली अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य होता है। तो नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत, हाँ यही नाम है उनका, उन्होंने रिसाइकल इकोनॉमी का बड़ा ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट दिया था। ये कुछ नहीं है रिसाइकल इकोनॉमी, आप किसी भी चीज़ को यूज करके थ्रो मत कर दीजिए। जो पश्चिमी व्यवहार है अपने यहाँ पर क्या होता है, यूज करके हम उसको रिसाइकल करके किसी और चीज़ में उपयोग कर लेते हैं। पहले कोई कपड़ा आता है तो ओकेजनली पहना जाता है, फिर उसको डेली यूज में पहनते हैं, फिर उसको गाड़ी पोंछने के लिए यूज करते हैं, फिर पोछा भी बना लेते हैं। ये क्या है? तो रिसाइकल, हमने उसको फेंका नहीं। डंपिंग का कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पर नहीं है। देश की मैं बात कर, हालांकि हम लोग भारतीय लोग कचरा खूब फैलाते हैं,
लेकिन अपने यहाँ पर ये चीज़ है। तो इसी व्यवहार को उन्होंने बोला था क्या, तो रिसाइकल इकॉनमी, एक ऐसा इकॉनमी जिसमें चीज़ें बर्बाद कम हो, हम रिसाइकल कर सके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को। भारत की भूमिका, मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से अपने टिकाऊ विकास की यात्रा में अपने अनुभव और सीख को साझा करने के लिए तैयार रहा है। इस मंच की संरचना परिचालन ढांचे को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रों के गठबंधन का प्रस्ताव दिया गया है ताकि और भी देश इससे जुड़ें और जुड़ करके काम करें। समझौता ज्ञापन, जयपुर में लॉन्च कार्यक्रम में सिटीज 2.0 के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया जो टिकाऊ शहरी पहलों के लिए सहयोग को मजबूत करता है। केंद्रीय मंत्री की घोषणा, आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस पहल के तहत 14 राज्यों से 18 शहरों को लाभान्वित करने, अन्य शहरी क्षेत्रों के लिए प्रकाश स्तंभ परियोजनाओं के रूप में कार्य करने के लिए 1,800 करोड़ के समझौते की भी घोषणा की है। दरअसल में आपको मुझे क्या पढ़ाना था, एक अलायंस बनाया जाएगा जिसका नाम है C3, ठीक है। इस अलायंस का क्या काम होगा? इसका काम होगा कि प्राइवेट प्लेयर्स, रिसर्चर्स, सरकार, अलग अलग देश, इन सभी को एक मंच पर इकट्ठा कर सकें ताकि हम सस्टेनेबल शहरों का निर्माण कर सकें। अगर किसी के पास कोई अच्छा अनुभव है कि भाई हमने अपने शहर में ये किया है कचरा प्रबंधन को लेकर, तो उसको साझा करें, आपस में बातचीत करें और एक अच्छे शहरों का निर्माण हम संभव बना सकें, टिकाऊ शहरों का। इसी को लेकर इसकी घोषणा किया गया है। आने वाले समय में क्या होगा, तो और भी दुनिया के देश इस अलायंस में शामिल हो सकते हैं। यही था मुख्य रूप से ये टॉपिक। एक और अगला न्यूज़ है आज के न्यूज़पेपर में, इंडिया हैज 6,327 रिवर डॉल्फिन के बारे में 69th बीपीएससी के पीटी एग्जाम में स्टेटमेंट बना करके पूछा गया था। तो आज तो हम लोग डॉल्फिन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आज तो उनका जो सर्वे किया गया है, सेंसस हुआ है एक तरीके से, उसी को हम लोग देखेंगे। भारत में कितने डॉल्फिन हैं, तो 6,327 रिवर डॉल्फिन है भारत में। अलग अलग नदियों में डॉल्फिन होते हैं, जैसे गंगा नदी डॉल्फिन होता है, सिंधु नदी डॉल्फिन होता है, मेकांग डॉल्फिन भी होता है। तो अलग अलग नदियों में डॉल्फिन पाया जाता है। बड़ा ही सुंदर सा, बड़ा ही इंटेलिजेंट सा जीव होता है। इसको सूसू भी नाम दे दिया जाता है क्योंकि ये सांस लेने के लिए बार बार बाहर आता है। ये पानी के अंदर सांस नहीं लेता है, बाहर आता है सांस लेने के लिए और आवाज़ करता है सूसू का, इसलिए इसको सूसू भी कह दिया जाता है। और ये पूछा भी गया था बीपीएससी पीटी एग्जाम में। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि भारत के 4 राज्य में 6,327 गंगा नदी डॉल्फिन है, जो देश में केवल नदी डॉल्फिन का पहला अनुमान है। विशेष रूप से गंगा और इसकी सहायक नदियों में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन वगैरह पाए जाते हैं। बिहार में भी प्रचुर मात्रा में डॉल्फिन उपलब्ध है। राज्यों में वितरण, डॉल्फिन इस प्रकार वितरित हैं। गंगा मुख्य नदी में 3,275 हैं, गंगा की सहायक नदियों में 2,414, ब्रह्मपुत्र के मुख्य नदी में 584 हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में 412 हैं, ब्यास नदी में 101 हैं। कुल मिलाकर 8,507 किलोमीटर की सर्वेक्षण दूरी को कवर किया गया है और उसमें संख्या निर्धारित किया गया है कि कितना कहाँ पर क्या वितरित है। अधिकांशतः जो है, आपसे सवाल क्या पूछेगा, ट्रेंड से पूछेगा कि अधिकांशतः जो डॉल्फिन है वो ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है, ये पूछ सकता है। नहीं, अधिकांशतः डॉल्फिन जो है गंगा और उसकी सहायक नदियों में ही पाए जाते हैं। सर्वेक्षण पद्धति 2021 में शुरू हुआ 8,507 किलोमीटर की संचयी दूरी को कवर करने वाला यह अध्ययन है। ध्वनिक हाइड्रोफोन्स, पानी के नीचे माइक्रोफोन का उपयोग करके डॉल्फिन की ध्वनियों का पता लगाने के लिए किया गया है। क्योंकि ये जानवर अंधे हैं, संवाद करने या चलने के लिए इको लोकेशन पर निर्भर है। इको यानी कि आवाज़ छोड़ते हैं और आवाज़ टकरा करके जो उनके पास पहुँचता है उसी से वो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जब बोला जा रहा है कि गंगा में हम क्या करेंगे, तो वाटर वे को डेवलप करेंगे, बहुत सारे जहाज़ों को उतारेंगे और उससे परिवहन का काम लेंगे हम, तो उससे इन जीवों के समक्ष बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है क्योंकि जहाज़ से अक्सर टकरा जाते हैं और इनकी मृत्यु भी हो जाती है। प्रधानमंत्री का बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रिपोर्ट जारी की और कहा कि हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। गूगल ट्रांसलेशन है, इसको मत पढ़िएगा, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने बोला कि हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है जिसका पहले उपयोग नहीं किया गया था, इसलिए सटीक गणना है ये काफ़ी अच्छी। इसमें आप मान सकते हैं कि इसमें एरर कम है। गिनती में चुनौतियां, जंगलों में बाघ, हाथियों या अन्य स्थानीय जानवरों की गिनती के विपरीत डॉल्फिनों की गिनती चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वो पानी के नीचे रहते हैं, सतह पर कम आते हैं, सांस लेने के लिए आते हैं और इसीलिए इस प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके इनका गणना किया गया है। संरक्षण संबंधी चिंताएं हैं। अध्ययन ने डॉल्फिन के आवास और प्रदूषण के प्रभाव को उजागर किया है। इस सर्वे में ये हमें पता चला है कि हम इंसानों के द्वारा फैलाए हुए पॉल्यूशन के कारण से इन जीव जंतुओं का बहुत ही भारी नुकसान हो रहा है। आवास का मतलब नदियों में पानी कम हो जाना या नदियों पर बड़े बड़े पुल बना देना, उसमें बहुत सारे जहाज़ों को उतार देना, शिकार करना, इनको मारना,
शिकार, आवासों का विखंडन, पॉल्यूशन, ये कुछ बड़े चैलेंजेज हैं डॉल्फिन के संरक्षण के सामने, इसीलिए इनकी संख्या कम हो रही है। क्षेत्रीय वितरण, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में डॉल्फिन है, इसके बाद वेस्ट बंगाल, बिहार और असम है। सर्वेक्षण 2021 में शुरू हुआ, व्यापक नदी खंडों को कवर किया गया है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं गुरु? सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो यूपी चले जाएंगे, यूपी के बाद हम कहाँ जाएंगे? वेस्ट बंगाल चले जाएंगे, देन हम लोग बिहार में आ जाएंगे, उसके बाद असम में आ जाएंगे। यानी कि इससे क्या पता चला, एक मैप बनाएंगे और बताएंगे कि ये जो क्षेत्र है, देश का पूर्वी भाग जो है, यहाँ पर यूपी भी आ गया, उत्तरी भाग में यूपी आ गया, यहाँ पर बिहार, असम और वेस्ट बंगाल, इसमें अधिकांशतः डॉल्फिन पाए जाते हैं। यूपी, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, इसमें अधिकांशतः डॉल्फिन पाए जाते हैं। देश के पूर्वी भागों में डॉल्फिन अधिक पाए जाते हैं। भविष्य के सर्वेक्षण, अगला सर्वेक्षण 4 साल बाद होगा। वर्तमान अध्ययन के लिए सटीक गिनती सुनिश्चित करने के सर्वेक्षण कई तकनीकों में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि हम क्या कर सकते हैं, अगला प्रशिक्षण हम लोग 4 साल बाद करेंगे। और कैसे बचाया जाए डॉल्फिन को, तो जागरूकता, लोगों को सिखाइए कि इनको मारना सही नहीं होता है, और इनको नहीं, शिकार सबसे बड़ा, शिकार अगर हमने रोक लिया ना, नदियों का पॉल्यूशन, तो अगर हम जहाज़ वहाज चलाएंगे भी ना पानी में, तो ये जीव बड़े होशियार होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं जो डॉल्फिन, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं आपको, बहुत तेज़ जीव होते हैं ये। तो अगर हमने पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लिया और शिकार रोक लिया, तो अगर हम जहाज़ चलाएंगे भी ना, तो ये अपना रास्ता निकाल लेंगे, ये बच जाएंगे, इनको खास नुकसान नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर पॉल्यूशन हद से ज़्यादा हो गया और शिकार ऐसे ही होता रहा, तो फिर इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो आज इन 2 टॉपिकों को हमने किया है। 2 और रिपोर्ट हैं, एक लेसेंट का रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि भारत में मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एक और न्यूज़ है जिसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज बिहार का बजट ही मैंने आपको पढ़ाया है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।